को आरएसएस का नाम आते ही ओम बिरला टोकने लगे, लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि ये हम चुनाव आयोग की ही बात कर रहे हैं, चुनाव सुधार की ही बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग में भी इसी तरह के लोगों को रखा गया है। सीधे तौर पर आरोप लगाया। क्या कुछ कहा उसको भी हम सुनेंगे, लेकिन संसद के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन भी हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पर यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि सरकार अभी तक एसआईआर पर चर्चा से क्यों भाग रही थी। वंदे मातरम पर चर्चा उसने अपनी मर्जी से कराया, लेकिन वंदे मातरम पर भी सरकार किस तरह से गिरी हुई है। और कई सारे बीजेपी के सांसदों को संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कल चुनौती दे दी जब राज्यसभा में इस पर बहस हो रही थी कि अगर बीजेपी ऐसे आरएसएस के 4 लोगों का नाम बता दे जिन्होंने वंदे मातरम गाया हो और वंदे मातरम जाने के कारण वो जेल गए हों। घिरी हुई सरकार है। लेकिन सबसे दिलचस्प वाकया हुआ जब बीजेपी के तमाम सांसदों ने वंदे मातरम की जगह वंदे भारत कहा, यानी उनको वंदे मातरम उनकी जबान पर भी नहीं था, जबरन उनको बोलना पड़ रहा था वंदे मातरम। और उसको भी दिखाएंगे किन सांसदों ने यह कहा है, और उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरह से एसआईआर पर जो विपक्ष के सदस्यों ने अपनी बात रखी, उसके बाद इस मुद्दे पर यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार चर्चा से भाग क्यों रही थी। अमलेदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, चर्चा से भाग क्यों रही थी ये एकदम स्पष्ट हो गया, और चर्चा से भागने का कारण भी समझ में आ गया, चूंकि सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि रंगे हाथ तो चोरी पकड़ी गई है, इसलिए जो है ये चर्चा से भाग रहे थे। ये एक तरीके से उनका सीधा सीधा आरोप है प्रमोद तिवारी का। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती है। और इसी तरीके की बातें समीर जी तमाम लोगों ने कही है, प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव तक सबने यही बातें कही हैं कि ये वोट चोरी नहीं वोट डकैती है, और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के वोट चोरी के टूल के रूप में काम कर रहा है। ये साफ तौर पर बातें कही जा रही हैं। कल राहुल गांधी ने भी यही अपनी बात के दौरान, अपनी जो बात रखी थी उसके दौरान कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को वोट चोरी का टूल बना लिया है। जी बिल्कुल, वोट चोरी का टूल बना दिया है। और राहुल गांधी ने वो तमाम मुद्दे रखे कि किस तरीके से चुनाव आयोग की मिली भगत से पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। बहुत सारी बातें रखी। क्या कहा प्रमोद तिवारी ने, सुनते हैं किस तरीके से, क्यों वो कह रहे हैं कि ये वोट चोरी नहीं बल्कि वोटों की डकैती की गई है और रंगे हाथ चोरी पकड़ी गई है। सुनते हैं प्रमोद तिवारी को, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं, क्या कह रहे हैं। उसके बाद भाजपा कह रही है राहुल गांधी आते हैं ड्रामा कर रहे हैं, ये सारा का सारा, ये सारा आपको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी रंगे हाथ पकड़ी गई। जो आंकड़े राहुल गांधी ने दिए हैं, जिस तरह बिहार का चुनाव परिणाम आया, जिस तरह छीना गया महाराष्ट्र में 90% भाजपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं, हरियाणा में 0.9% से कम से जिस तरह जीत को हार में बदला गया, तो ये वोट चोरी नहीं वोट डकैती है। और राहुल गांधी ने एक्सपोज करके रख दिया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा के मिली भगत से दोनों ने एक साथ रहकर लोकतंत्र पर डाका डाला है। तो ये वोट चोरी नहीं वोट डकैती है, और राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके थे। अब संसद में भी वो सारी बातें सामने आ गई हैं। हालांकि अब इंतजार है कि गृह मंत्री अमित शाह क्या जवाब देते हैं इन सब पर, लेकिन ये सारी चीजें किस तरीके से वो एक के बाद एक बहुत सारे उदाहरण अलग अलग तरीके से दिए गए, और विपक्ष के तमाम नेताओं ने उस पर अपनी बात रखी है। उसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लगातार कई राज्यों में होता आया और ये सारी शिकायतें चुनाव आयोग से की जा चुकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया है। तो ये अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि उस पर जवाब क्या देते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को बोलते समय रोका गया, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री हो और यहां तक कि खुद स्पीकर ओम बिरला, उससे ये समझ में आ रहा था कि किस तरह सरकार और चुनाव आयोग की जो कथित तौर पर मिली भगत है, जिसके आरोप विपक्षी सांसद लगा रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से उसका खुलासा हो रहा था। और जिन सदस्यों ने भी बातें रखी हैं, पूरी तरह सरकार एक तरह से बेनकाब हो गई कि कैसे चुनाव आयोग और सरकार मिलकर चुनावी प्रक्रिया को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत एक तरह से देखा जाए कि किस तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है उसको मतलब अपहरण कर लिया गया है उसका, एक तरीके से देखा जाए तो ये आरोप राहुल गांधी के साफ तौर पर थे। और इस पर बहुत कहा जाए कि मतलब इतने मारक राहुल गांधी के वक्तव्य थे और इतनी मारक चोट थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो थे वो बिलबिलाते हुए देखे गए समीर जी। और जो आरएसएस का जब जिक्र आया तो एकदम से, जैसा आपने बताया कि ओम बिरला साहब से लेकर और संसदीय कार्य मंत्री तक सब जो थे वो एकदम से उचक गए काफ़ी तेज़ी के साथ। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी ने जहाँ चोट करनी थी वहाँ चोट पहुंची। वंदे मातरम पर चर्चा कराकर और उसके बदले में एसआईआर पर यानी चुनाव सुधार पर चर्चा कराकर मोदी जी ने सोचा ये था कि इस बहाने कांग्रेस को घेरेंगे और फिर उसके बाद निकल लिया जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा कि वंदे मातरम पर भी बुरी तरीके से फंस गए और एसआईआर पर भी बुरी तरीके से फंस गए। तो यानी ये दोनों दिन जो थे समीर जी, ये विपक्ष के खासतौर से राहुल गांधी और कांग्रेस के नाम रहे। आज भी अमित शाह शाम को 5 बजे के आसपास जो है लोकसभा में इसका जवाब देंगे। क्या जवाब देते हैं ये देखना होगा। हालांकि कल तो ये थे वो संसद से बाहर निकल कर चले गए थे, मतलब सदन से बाहर निकल कर चले गए थे जब राहुल गांधी बोल रहे थे। तो यानी वो सहन नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब आज जब बोलेंगे तब मालूम पड़ेगा कि अमित शाह क्या बोलते हैं और किस तरीके से उनको जवाब मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने वो सुनाएंगे। पर जिस तरह से विपक्षी सांसदों का वहां पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम जिन सांसदों ने भी वहां पर बोला है, उनका वो पूरी तरह से राहुल गांधी की बातों से सहमत थे और सभी लोग वही बात कह रहे थे। और चूंकि एक ये भी है कि इनमें कोई नई बात नहीं थी, ये बातें लगातार हो रही थी, शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी, लेकिन शिकायतें दर्ज हो नहीं रही थी, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा था। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की सांसद हैं राज्यसभा में, क्या कुछ कह रही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सारी चीजें लगातार कई राज्यों के चुनाव जब हो रहे हैं तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने में आ रही हैं। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को। I think what he raised were concerns which people of India have been raising with the kind of election results that are coming out and how people are being pulled out of voter rolls. There are additions that are being made to the voter rolls. A person with the same photograph appearing 20 to 30 times in the electoral rolls in different booths of various constituencies is extremely, I would say, worrying and is a cause of concern that we keep speaking about an electoral democracy. But if an electoral democracy is being conducted by a severely compromised election commission, then we are not going to have an electoral democracy. What we have is a sham of a democracy. So he raised some very valid points. We saw that pattern in Maharashtra. Even Shri Aditya Thackeray ji has spoken about it. We've seen that the LOP Shri Rahul Gandhi himself has raised about Karnataka and Haryana. And very soon we will see the Bihar, once we get a chance to be able to understand what went wrong. The Bihar elections, we have the electoral rolls and the voting pattern. We would also see a similar pattern emerge even from Bihar. तो ये बार बार ये बातें कही जा रही हैं और जो कुछ कहा राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सुनते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या, जिसको लेकर न केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसद, संसदीय कार्य मंत्री वहां पर नाराज हो गए या वो आपत्ति करने लगे, बल्कि खुद ओम बिरला भी अपने को नहीं रोक पाए। एक बार सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिस पर ओम बिरला भी उनको हिदायत देने लगे, जबकि पूरी बात उन्होंने सुनी ही नहीं, उसका संदर्भ दे रहे थे, बात वही कर रहे थे कि किस तरह जितनी भी संवैधानिक और जो तमाम संविधानेतर संस्थाएं हैं उन पर कैसे आरएसएस के लोगों को सरकार ने बैठाया है और वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिस पर ओम बिरला भड़क गए। So the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture
What is this? मानिए प्लीज, प्लीज मानिए। Yes, become Sunai. And the third election, the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. तो ये इस पर उन्होंने जो बातें कही और उन्होंने कहा कि हर चीज़ का, हर एक बात का हमारे पास प्रूफ है और वो प्रूफ पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन इसको लेकर किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री तक उठ खड़े हुए। हालांकि ये गनीमत रही कि गृह मंत्री अमित शाह भी बैठे हुए थे, लेकिन वो बैठे रहे, पर कुछ देर के बाद वो बाहर चले गए और आज जब वो जवाब देंगे तो क्या जवाब देंगे वो सुनने लायक होगा। लेकिन ये पता लग गया कि किस तरीके से आरएसएस का नाम लेते ही उठ खड़े हुए और यहां तक कि ओम बिरला भी अपने को नहीं रोक पाए, जबकि वो स्पीकर हैं, कहते हैं कि हमारा सदन को चलाना हमारा काम है, अपनी निष्पक्षता की दुहाई बार बार देते रहते हैं, लेकिन दिखाई पड़ जाता है कि संसद में, लोकसभा में वो क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, संसद में क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से संसद को चला रहे हैं ये साफ तौर पर दिख जाता है। और ये देखने में आया कि जहां आरएसएस का नाम आया तो हालांकि बिरला जी के भी फोटो खूब वायरल होते रहते हैं, हाफ पैंट पहने हुए, तो शायद इसीलिए हो सकता है बिलबिला आते हो कि भैया आसंदी पर भी सवाल पूछा जाएगा कि जब कहा कि सारी इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया तो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर भी कब्जा है और उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी पर भी कब्जा है आरएसएस का, तो ये एक तरीके से तो मतलब बेचैन होना स्वाभाविक है, तो इस पे बेचैन हुए होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कल भिगो के जो है वो निपटाया है, एक तरीका आ जाए सरकार और चुनाव आयोग दोनों को, या बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को अच्छे तरीके से निपटाया है। लेकिन जवाब जो है वो किसी तरीके के नहीं थे। अब आज अमित शाह जब बोलेंगे तब देखना है कि राहुल गांधी के आरोपों के जवाब किस तरीके से दे पाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया समीर जी, हालांकि वो कल के ही भाषण का उन्होंने लिया, लेकिन उस भाषण की एक क्लिप को साझा करते हुए उन्होंने जो लिखा है वो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, उसको लेकर चूंकि कहा जा रहा है, एक बयान आया है संसदीय कार्य मंत्री का भी कि वो उनको लग रहा था कि राहुल गांधी कुछ पूछेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ पूछा नहीं, तो उसी को स्पष्ट करने के लिए राहुल गांधी ने ये ट्वीट भी किया है कि पता लग जाए कि हमारे भाषण अगर आपको नहीं समझ में आए तो उनमें हमने क्या सवाल आपसे पूछे हैं जो जानना चाहते हैं, और भाषण की क्लिप भी उन्होंने टैग की हुई है। लिखा है राहुल गांधी ने कि भारत की जनता ये 3 बहुत जरूरी और सीधे सवाल पूछ रही है। पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यानी मुख्य न्यायाधीश को इलेक्शन कमीशन चयन पैनल से क्यों हटाया गया, यानी जो निर्वाचन आयुक्तों के चयन पैनल से मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया। दूसरा, 2024 चुनाव से पहले चुनाव आयोग को लगभग पूरी कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों। जवाब एक ही है, बीजेपी चुनाव आयोग को वोट चोरी करने का औजार बना रही है, टूल बना रही है। सीधे तौर पर कि बीजेपी ने उसको बना दिया है, उसको इतना संरक्षण दे दिया है, उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी, इस तरह की उसको सिक्योरिटी दे दी है और चुनाव आयोग फिर मनमानी कर रहा है। ये आरोप है। अब देखना कि इन तीनों सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह क्या देते हैं। और इसी को लेकर मनीष तिवारी, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये सवाल है जो पूछे जा रहे हैं, संसद में भी वो सवाल पूछे गए और उनका जवाब आना ही चाहिए। सुनते हैं मनीष तिवारी को क्या कहा उन्होंने। और इसको लेकर ये कई सारे जो सवाल लगातार पूछे गए हैं, अब उन पर गृह मंत्री अमित शाह का क्या जवाब होगा ये देखना होगा। वो बताएंगे कि क्यों चीफ जस्टिस को हटाया गया, क्योंकि जब चीफ जस्टिस को रखा गया था, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी कि इस तरीके से चुनाव आयुक्तों का चयन किया जा सकता है, लेकिन उसमें से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया और केवल 3 लोग रखे गए।
एक प्रधानमंत्री, दूसरा एक कैबिनेट मंत्री और तीसरा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। जाहिर सी बात है कि इसमें दो लोग जो होंगे वो सरकार के होंगे और अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को चुनेंगे। सुनते हैं मनीष तिवारी को, क्या कहा उन्होंने। कितना तार्किक समझते हैं और उसको कैसे आप लोग आगे ले जाना चाहते हैं? देखिए, दो बुनियादी बातें हैं, तीन बुनियादी बातें। पहली बुनियादी बात यह है कि चुनाव आयोग के पास पैन स्टेट एसआईआर कराने के लिए कोई कानूनी औचित्य नहीं है। किसी एक संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में, वो भी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो आप एसआईआर करा सकते हैं, पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप एसआईआर नहीं करा सकते। कानून, संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। दूसरी मुख्य बात यह है, ईवीएम पे लोगों का भरोसा नहीं है और इसलिए 6 प्रदेशों के चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए हमारी सारी सामूहिक मांग है विपक्ष की कि ये चुनाव पेपर बैलेट पे कराए जाने चाहिए। तीसरा, ये जो सरकारी पैसा चुनाव से पहले लोगों के खाते में जाता है, इसको बंद करना चाहिए। चुनाव आयोग इसको बंद नहीं कर रहा, तो कानून बना के इसको बंद करना चाहिए कि जिस स्टेट का डेट टू जीएसडीपी रेशो 10% से ऊपर है, वो कैश ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। ये 3 मुख्य बात है। अब ये चीज़ें हैं, इनका क्या जवाब मिलेगा और क्या ये कानून बनाएगी सरकार कि कैश ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान। और दूसरी बात ये कि जो सवाल पूछे हैं कि आखिर जो राहुल गांधी ने पूछे हैं, इनके जवाब ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से जब चर्चा होती है महत्वपूर्ण मुद्दों पर, उनके जवाब किस तरह से घुमाए जाते हैं, ये पिछले 11 साल में कई बार देखा गया है। बड़ी मजबूरी में चर्चा को तो सरकार तैयार होती है। अभी पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई थी, तब भी देखा गया कि जो सवाल पूछा गया, जिसकी वजह से चर्चा की मांग की गई, वो जवाब आया ही नहीं। प्रधानमंत्री खुद उस पर जबकि बोलने के लिए आए। हाँ बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री उस पर बोलने के लिए आए तो वो जवाब नहीं आया और किसी भी सवालों पे कोई जवाब नहीं आया। हालांकि कल जेपी नड्डा साहब जो थे बहुत गर्व के साथ बता रहे थे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर पे बात की और हमने जो था आपको हरा दिया, मतलब इस तरीके का उनका कहना था। तो आपने कोई सवालों के जवाब ही नहीं दिए भाई। मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोदी जी के मुंह से डोनाल्ड ट्रंप का डी जो था मुंह से नहीं निकला और आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 66वीं बार कह दिया कि उसने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। लगता है शतक बना के मारेंगे डोनाल्ड ट्रंप ये कह कर, जब तक मोदी जी के मुंह से ना कहलवा लें। या तो मोदी जी फिर हिम्मत करके कहना कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, पर 66 बार जब एक आदमी बोल रहा है तो मोदी जी को आखिर सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल, तो ये सवाल उठता है। तो ये तमाम मसले हैं, लेकिन कोई जवाबों का सवाल जो है वो इसका नहीं आ रहे हैं समीर जी, साफ तौर पे देखा जा सकता है। और सीपीआईएम के सांसद हैं अमरा राम, उन्होंने भी कहा है कि आखिर एसआईआर चुनाव आयोग कैसे करा रहा है, उसको पावर ही नहीं है, संविधान ने उसको ये जिम्मेदारी नहीं दी है, बावजूद इसके वो करा रहा है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं मनीष तिवारी की पूरे विपक्ष की मांग है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराए जाए, ईवीएम का झंझट खत्म कर दिया जाए। बहुत सारे देश इसको खत्म कर चुके हैं, आजमाने के बाद खत्म कर चुके हैं। इसका मतलब कि इसमें गड़बड़ियां हैं। सुनते हैं सीपीएम के सांसद अमरा राम क्या कह रहे हैं। को कमजोर कर रही है और जो वोट चोरी है वो सबसे बड़ा एंटी नेशनल एक्ट है। तो है ही, मतलब चुनाव आयोग नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री, एलओपी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस तो कोई पार्टी का नहीं होता, उसको हटा करके कैबिनेट करके केवल चुनाव आयोग नहीं रहा, मोदी आयोग हो गया। और इसी का नतीजा है कि केवल एसआईआर वहाँ की जा सकती है जहाँ कोई शिकायत हो, पूरे देश में नहीं की जा सकती। जहाँ शिकायत है, जिसने 1952 में वोट दे दिया वो आज उससे वापस फार्म भरा रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा को क्या अन्याय किया जा सकता है। और तय रूप से आप देखिए, राजस्थान में अभी एसआईआर हो रहा है, आदिवासी इलाके में आधे से ज़्यादा गांव खाली हो जाता है। लाखों लोग एससी के, एसटी के जो अपने रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, उनको कोई फार्म नहीं है, न शिक्षित है वो, न फार्म भर सकते हैं, न ऑनलाइन भर सकते हैं। इसलिए केवल और केवल
ये SIR SC ST और माइनॉरिटी OBC के वोटों को काटने का प्रयोजन है। अगर जिस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घुसपैठियों की बात करते हैं तो 11 साल झकमरा रहे थे क्या? और अब कह रहे 32 लाख ने परफॉर्मा नहीं भरा, तो 32 लाख में बताए ना सरकार की कितनी घुसपैठियां हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में तो सेंटर घोषित कर रहे हैं, तो कितनों को बाहर निकाला आपने? इसलिए केवल और केवल सांप्रदायिकता के आधार पे बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं। केवल और केवल सांप्रदायिकता को आगे ले जाकर लोगों का वोट काट कर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम। बीजेपी तो कह रही है कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी तो यही करेगी और क्या, मतलब आप देखिए इस पे चर्चा क्यों नहीं कराई? एक सत्र पूरा का पूरा 2 दिन को छोड़ करके पूरा सत्र उन्होंने किया। इस सत्र के भी 2 दिन उन्होंने नष्ट करने का काम किया। इसलिए वो तो यही कहेगी, चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, उसके तो लठ पड़ेंगे जब भी वो हाँ भरता है। इसलिए जनता की मार पड़ेगी जब भी ठीक हो। तो ये बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं अमराराम और कह रहे हैं कि ये मोदी आयोग बन गया है, चुनाव आयोग। खैर, अब चलते हैं लोकसभा में क्या कुछ हो रहा है वो भी देखते हैं। माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि एक मिनट प्लीज, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, मैं इतना सा आग्रह करता हूं कि हम बाहर के स्टेटमेंटों पे जाएंगे ना तो दोनों तरफ से बहुत स्टेटमेंट बाजी होगी। इसलिए अपन जो बोल रहे हैं आप कंक्रीट बात बोले। हाँ, कई लोग आम सभाओं में बोलते हैं ये सदन है, सदन आम सभाओं में अंतर होता है चीजों। माइक चालू है एकदम। Sir, this is a discussion of electoral reforms. When we discussing up the electoral reforms, we need to point it out all these issues, sir. Sir, when we complained about this code of conduct violation by the Prime Minister, Election Commission, what they have done, sir? They have forwarded our letter to JP Nadda ji, BJP president. This was the Election Commission. Accordingly, I am directed to forward a copy of the representation dated 21/4/2024 made by Indian National Congress, representation dated 23/4/24 made by the Communist Party of India, and representation dated 21/24 to the BJP National President. Sir, Prime Minister spoke all these things. The same day, one manipulated complaint came against Rahul Gandhi. Yes. That also given to. My point is, sir, that where was the neutral umpire? Yes. This was my point, sir. Why I am talking about this thing? Where was the neutral umpire, sir? Sir, this is very, very disturbing, sir. Sir, election time, every political party will promise some schemes, some benefits to voters. Quite natural, through manifesto, or the government also can do schemes, no problem. But just before the election, one day before the election, putting money into the bank account of the voters and telling the voters in the polling booth that this will not repeat if you are not voted for BJP. Is it not a violation, sir? Is it not a violation? Sir, this is what happening, sir. This is what happened in Bihar also. My Bihar friends know that. In polling booth, what happened in Bihar, everybody know that. Sir, this is very much unfortunate, sir. Sir, now I am coming to SIR, sir. Yesterday, Honorable Minister spoke about SIR. This is not new things. In your term was also SIR was there. My term SIR copy is with me. 2004, this is the order of that Election Commission of India, 2004. 6-month procedure. Yes. That you
तो उस चर्चा पर केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, केरल से आते हैं। वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ और केवल वोट चोरी ही नहीं हो रही है, कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों को। और बता रहे हैं कि बिहार में पिछले दिनों क्या हुआ कि चुनाव के दौरान कैश बांटे जा रहे हैं सरकारी खजाने से और उसको लेकर अब हंगामा हुआ। यानी जो भी बोल यहां सत्ता पक्ष के लोग विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दे रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं और ये बार बार हो रहा है। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब तो खुद संसदीय कार्य मंत्री ही उसमें हंगामे में शामिल हो गए, आपत्ति जताने लगे। और इस तरीके से यानी देखा जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड संसद के भीतर भी नहीं मिल रही है विपक्षी सांसदों को, चुनाव को तो छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये 70 सालों में पहली बार है कि सत्ता पक्ष जो वही संसद नहीं चलने देता है। इतना हल्ला गुल्ला मचाते हैं मोदी जी के सांसद, बाहर मोदी जी जो कुछ कहते हैं अंदर जाके सुनते ही नहीं है उनके सांसद बिल्कुल भी। मोदी जी बैठे होते तब भी हल्ला मचाते रहते हैं, तब भी मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बड़ा संकट है बीजेपी के सांसदों के साथ। तो मोदी जी इनकी कोई क्यों नहीं लेते हैं? आप कल जब एनडीए के सांसदों के बीच पहुंचे थे तो कहना चाहिए था मोदी जी को सबसे कि भाई खामोश रहा करो संसद के अंदर, ध्यान से सुना करो, वरना वंदे मातरम को वंदे भारत कहोगे। खुद मोदी जी कहते हैं वंदे मातरम को वंदे भारत। वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। सुप्रिया शिंदे ने भी आज ट्वीट किया है कि कैसे अनुराग ठाकुर से लेकर नरेंद्र मोदी तक जो है वो वंदे भारत कर रहे हैं, वंदे मातरम को सुनाई देते हैं एक बार। चूंकि वो वंदे मातरम पर आपको पता ही है कि इस पर सरकार ही चर्चा के लिए उतावली थी। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा भी कि इसको लेकर चूंकि SIR पर और चुनाव सुधार पर हम चर्चा की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी। लेकिन वंदे मातरम का उच्चारण भी नहीं हो पा रहा था और एक दो नहीं कई सांसदों के साथ ये हुआ है। सुनते हैं किस तरीके से वंदे मातरम की जगह वंदे भारत शब्द आ रहा था। आज हम सदन में वंदे मातरम की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, वंदे भारत की भावना है। क्या बोले तुमने? वंदे भारत की भावना है। अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी। वंदे भारत गीत जो वंदे भारत की रचना के वंदे भारत मातरम गीत, वंदे भारत गीत की भावना है तेरा। हमें वंदे भारत, क्या बोला? फिर से बोल। हमें वंदे भारत। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जय वंदे मातरम। तो ये कई सारे सांसद वहां पर वंदे भारत और उसको लेकर काफ़ी ये हंगामा हुआ। और ये जो वीडियो है, ये उनकी स्पीचेज हैं, ये लगातार वायरल हो रही हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर कई सांसद वंदे मातरम को वंदे भारत कह रहे हैं और चर्चा उस पर कराना चाहते हैं और उस पर घेर रहे हैं कि कैसे वंदे मातरम को काट छांट कर दिया गया। उसके आरोप लगा रहे हैं कि ये कब पूरा उसका 150 साल का इतिहास बताया जा रहा है। संसद में इस पर चर्चा हो रही है, खुद घिरी हुई है। संजय सिंह ने उस पर बड़ा एक चुनौती दी एक तरीके से और कहा कि अगर 4 लोगों के भी नाम बता दें बीजेपी के लोग कि उनके जो पूर्वज हैं RSS के, उन लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया और गाने के बाद उनको जेल भेजा गया हो, तो ये दिखावे के लिए और न जाने किस वजह से इसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। खैर, इधर चुनाव सुधार को लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर लगातार और सरकार घिरी नजर आ रही है। अब देखना है कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से इन सारी चीज़ों को डिफेंड करते हैं। क्या कुछ हुआ बिहार में, क्या हुआ जब चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान, यानी वहां पर लोगों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं सरकारी खजाने से, यानी वोट के लिए रिश्वत दी जा रही है, यह आरोप है विपक्ष का। सुनते हैं SIR पर इस समय क्या चल रहा है। जो 12 राज्यों में SIR हो रही है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा है कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। सुनते हैं राम गोपाल यादव को। देखिए, SIR जो जिलों में हो रही है, कलेक्टर उसके लिए जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, लेकिन असली जो गड़बड़ी करने वाले लोग बैठे हुए जिलों में हैं। मैंने कमीशन से कहा था जब मिला था कि आप आदेश कुछ भी करें, लेकिन लखनऊ में बैठे हुए लोग अगर हमारे कलेक्टर को कहेंगे कि इसका वोट काट दो, तो आप कहते रहें कि बना रहे लेकिन कट जाएगा। तो केवल इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगाया जा सकता। जो प्रशासन में जुड़े हुए लोग हैं, जो एक पार्टी की तरह काम करने लगे हैं, वही इन वोटों को इधर उधर करने के लिए जिम्मेदार है। EVM मशीन जब जमा होने आती है तो उसकी जगह दूसरी जमा कर दो तो इलेक्शन कमीशन थोड़ी करेगा, वो तो कलेक्टर ही करता है, रिटर्निंग अफसर करता है और सरकारों का उसमें हाथ होता है।
हाँ, ये है कि इनसे जो शिकायतें होती हैं उसका निराकरण करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन भी डरने लगा है। और देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए 2-3 चीज़ें जरूरी हैं, एसेंशियल हैं। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। अब मान लो यहाँ गड़बड़ी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इलेक्शन कमीशन के काम में हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे। चाहे जिंदा को मरा दिखा दो, चाहे मरे को जिंदा दिखा दो, सुप्रीम कोर्ट उसको हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है बड़े पैमाने पर। और जिस तरह से वोटिंग वाले दिन ईवीएम को लाया जाता है, हमें याद है टीएन सेशन ने व्यवस्था कर दी थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी को रूट दिया जाता था कि इस बूथ के बैलेट बॉक्सेस इस रूट से जाएंगे, इस नंबर की गाड़ी में जाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी मोटरसाइकिल से, गाड़ी से उसके पीछे वहां तक जाएगा जहां जमा होता है। और स्ट्रांग रूम में जब रखी जाएगा, बैलेट बॉक्स रखा जाएगा, वहां हर पार्टी का एक एजेंट रहेगा कि कोई पहले से तो नहीं रखे हुए हैं। ये सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया। तो ये किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को जो चली आ रही थी चीज़ें कि कैसे वहाँ पर ले जाया जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि ये केवल चुनाव आयोग ही नहीं, उसमें सरकार और स्थानीय प्रशासन की भी मिली भगत होती है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो इस समय ज़रूरी है कि एक बड़े पैमाने पर चुनाव सुधार की, और उसमें सबसे पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला है। वही बात जो राहुल गांधी ने कही, उन्होंने कहा कि किस तरीके से नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से हटा दिया गया जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो अब देखना है क्या बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह कि हमने क्यों कर दिया, क्यों जरूरी था कि केवल प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यही दोनों मिलकर चुनाव आयुक्त बनाएंगे। ऐसी देश की क्या मजबूरी थी? बिल्कुल समीर जी, और ये बहुत बड़े सवाल हैं कि सीधे मुख्य न्यायाधीश से उनको क्या खतरा था? हाँ, मुख्य न्यायाधीश से आखिर क्या खतरा था, और ये साफ तौर पर कि आप क्यों देना नहीं चाहते इसको। भाई ये सवाल जब पूछा जा रहा है कि भाई आप इसका दीजिए, तो आप देना क्यों नहीं चाहते? 45 दिन में ही आप क्यों नष्ट कर देंगे सीसीटीवी फुटेज? आप क्यों नहीं देंगे कि मशीनों से? राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठाया कि भाई मशीनों तक हमारी पहुंच क्यों नहीं है, वो किस सिस्टम से काम कर रही हैं, उसका ब्लैक वाइट क्या है, किसी को मालूम ही नहीं है। आपने बता दिया कि सब मशीन है, बड़ी प्रूफ है, लेकिन हमें कैसे मालूम है? जबकि समीर जी, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी ईवीएम मशीनों को लेकर, तो चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया था कि वहां ईवीएम मशीनें जो हैं वो डाटा केबल से भी जुड़ी जाती हैं, लैपटॉप से भी जुड़ी जाती हैं, और इंटरनेट से भी जुड़ी जाती हैं। तो जब इंटरनेट से जुड़ रही है, डाटा केबल से जुड़ रही है, लैपटॉप से जुड़ रही है, तो कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल। फिर ये भी कहा कि जो उसमें सिंबल लोडिंग यूनिट होती है SLU, उसका जो लैपटॉप से वो डाला जाता है वो डीएम के कब्जे में रहता है। वो डीएम चाहे तो उसका डाटा डिलीट भी कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। अरे करता नहीं है वो अलग बात, लेकिन कर सकता है ना डाटा डिलीट, कुछ भी। तो आखिर क्यों ये क्यों होता है? अभी तो ये कहा जाता था बिल्कुल फुल प्रूफ है, कोई उसमें पहुंच नहीं है, कोई इंटरनेट से नहीं जुड़ती है, कोई इसमें लैपटॉप नहीं। कहा मनीष तिवारी जब इस पर चर्चा की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी इक्विपमेंट जो है वो फुल प्रूफ हो ही नहीं सकता है। ये प्रमाणित हो चुका है, और इसीलिए जो तमाम दुनिया के बहुत सारे विकसित देश हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी ईवीएम की, उन्होंने भी ईवीएम को अपने यहाँ से हटा दिया है। तो इसका मतलब, और ये मांग रखी गई है कि चुनाव आयोग को यह आदेश दिया जाए, यह नियम बनाया जाए कि वो बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए, ईवीएम को खत्म करे। सुनते हैं कांग्रेस की सांसद है रंजीता रंजन, वो क्या कह रही हैं कि इस पर किस तरह से जो बहस हो रही है, और आज भी इसमें राज्यसभा में बहस होनी है और लोकसभा में भी अभी इस पर चर्चा चल रही है। 5 बजे शाम को गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन सरकार बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही है। इसमें चुनाव आयोग तो गिरा है ही, सरकार भी, केंद्र सरकार घिरी नजर आ रही है। सुनते हैं रंजीता रंजन को। देखिए, आज राज्यसभा में चुनावी सुधार पे होना है, कल लोकसभा में हुआ, और राहुल गांधी जी ने भी लोगों की बातें कही, जो शक की गुंजाइश लोगों के बीच में है वो कही। आज राज्यसभा में होना है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ही आप कहेंगे ना, माना कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, एजेंसी है, लेकिन बनाया किसने है? सरकार बनाती है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो। आज चुनाव पे ही
शंका के घेरे में आ रहा है। तो हमारा देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश कहा जाता है। पहले बैलेट पेपर पे होता था, अब ईवीएम पे हो रहा है। यस, बहुत लोगों को शक जाता है कि भाई हम ईवीएम का बटन दबाते हैं तो जिस पार्टी को दबा रहे हैं उस पे जा रहा है कि नहीं, उसके कारण वीवीपैट आया। वीवीपैट में पहले था कि सिंबल नहीं आता था, सिर्फ पर्ची निकलती थी, तो फिर सिंबल आया, वो मेरे ख्याल 5 सेकंड के लिए रहता है। फिर हम विपक्ष वालों ने कहा ना कि आप वीवीपैट की भी गिनती करें, तो क्यों नहीं होती है। यहां तक कहा गया कि एटलीस्ट जो वोटर है आप उसको वीवीपैट दे दीजिए या दिखा दीजिए कि आपने जिसको वोट दिया तो वो वही सिंबल आ रहा है। और कई बार ऐसा हुआ है कि वीवीपैट और जो ईवीएम मशीन का काउंटिंग है वोटिंग का, वो भी मैच नहीं करता है, तो शक तो जाएगा ही। अभी जो आप एसआईआर करवा रहे हैं, जिस तरह यूपी की खबर आई 20 बीएलओस की डेथ हो गई क्योंकि उन पर भारी प्रेशर था। अब उनको काम का प्रेशर था या किस तरह का प्रेशर था, ये तो सरकार समझे। आपके पास मैन पावर की कमी है, आप एक एक बीएलओस को कई कई पंचायतों का भार दे रहे हैं और उसको कम से कम दिन रहे हैं। और जो क्लॉज दिए हुए हैं आपने 2003 और 2003 के बाद वाला, और यूपी में तो आपने ABC 3 कैटेगरी कर दी है। जब एक वोटर, जो वोटर ऑलरेडी है, उसको दोबारा अपने आप को प्रूफ करने में इतना टाइम लग रहा है, तो बीएलएस को कितना लग रहा होगा, क्योंकि उसको समझाना पड़ता है। एक तो पैन इंडिया की भी जरूरत नहीं थी। आप जहां पे आपको लग रहा था कि यहाँ पे कमियां हैं, आप वहां कराते। अगर आप पैन इंडिया भी करा रहे हैं तो आपको पहले मैन फोर्स बढ़ानी चाहिए थी, आपको बीएलओस बढ़ाने चाहिए थे, आपको सिस्टम को और दुरुस्त करना चाहिए था। ये भी एक शंका होती है कि इतनी तेजी में क्यों करा रहे हैं, इतने आनन फानन में क्यों करा रहे हैं। और बिहार में चुनाव के जस्ट कुछ महीने पहले आपने क्यों शुरू किया, क्योंकि आप 8 करोड़ वोटर्स का आप निरीक्षण कर रहे हैं, तो चंद महीनों में कैसे होगा। प्रधानमंत्री तो जाके करेंगे नहीं, चुनाव आयोग तो जाके करेगा नहीं। गाज किस पे गिरती है, बीएलओस पे गिरती है, नीचे वाले ऑफिसर्स पे गिरती है। तो किस तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इन सारी बातों का जवाब देना चाहिए। और चुनाव आयोग से हम क्यों मांगेंगे, सरकार हमारी है, हम सरकार बनाते हैं, हम लॉ बनाते हैं, तो लॉ में कमी है। आज जिस तरह से चुनाव आयोग को एक पक्षीय दिख नहीं रहा है, साफ दिख रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अगर चुनाव आयोग नहीं पूरी कर पा रहा है तो आप किससे बात करेंगे, आप सरकार से बात करेंगे। आप सरकार को बोलेंगे आपने सिस्टम को शायद लीक किया है। जो हम लोगों ने कहा, जो राहुल जी ने भी कहा ना कि 45 दिन के बाद, तो ये बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग पर हैं और चुनाव आयोग के पास उन चीज़ों का जवाब नहीं है। और चुनाव आयोग यहाँ कैसे चुनाव कराने हैं, क्या कुछ करना है, वो नियम भी खुद ही बना रहा है जो कि पार्लियामेंट को बनानी चाहिए। और ये सारे सवाल वहाँ उठे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस चल रही है, वहाँ भी ये सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग कहीं से भी पीछे हटता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और उसकी वजह यही है जिस तरह का संरक्षण उसको कानून बनाकर दे दिया गया है। अब यही सवाल उठ रहा है कि सबसे पहले तो चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है, जो सरकार ने नियम बना दिया है, उसको बदला जाए और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखा जाए। केवल ऐसा नहीं हो कि सरकार के 2 प्रतिनिधि हो और एक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो, बल्कि उसमें एक वो चूंकि वो निष्पक्ष होगा, उसका किसी से कोई राजनीतिक उसका रुझान नहीं होगा, अगर उसको भी शामिल किया जाएगा और तब एक जो प्रक्रिया होगी चुनने की वो सही होगी। लेकिन सरकार ने जब नियम बनाया तो उसमें मुख्य न्यायाधीश को उससे हटा दिया। हालांकि ये मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस पर यह दबाव बनाया जा रहा है। जो विपक्ष का कहना है कि सबसे पहले इस चुनाव सुधार की जो शुरुआत है वो यहीं से होनी चाहिए कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका बदला जाए। बिल्कुल यही है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका जो है वो बदला जाए और इसको लेकर साफ किया जाए। और दूसरा जो उनको बचाने वाला कानून है वो बदला जाए। क्योंकि जब एकदम निर्भय हो जाएंगे फिर तो सरकार के पक्ष में काम करेंगे। अच्छा, मान लीजिए सरकार के पक्ष में क्या, ज्ञानेश कुमार जी कल को अगर राहुल गांधी से मिल जाए तो आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी का तो सफाया हो जाएगा और राज्यों में सफाया हो जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों आप कानून बनाया जाए कि किसी से भी मिलने की रहे
कोई बात। अब जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास सूचनाएं चुनाव आयोग के अंदर से ही आ रही हैं, तो चुनाव आयोग के अंदर से ही अगर सूचनाएं आ रही हैं और वहीं से उनको सारी जानकारी मिल रही है, तो कौन है देने वाला? तो अगर वो देने वाला है, कल को वो अगर मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएगा तो वो राहुल गांधी के साथ मिल जाएगा। तो जरूरी थोड़ी कि आज नरेंद्र मोदी के साथ मिला हुआ है, कल को वो राहुल गांधी साहब नहीं मिल जाएगा। ऐसे तमाम अफसर रहे जो मोदी जी के बहुत प्रिय थे, फिर जो मोदी जी के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए। उसका यह है कि वो राजनीतिक रुझान नहीं होना चाहिए, कोई उसकी राजनीतिक पक्षधरता नहीं होनी चाहिए। उसको जो जिम्मेदारी, जो दायित्व संविधान ने दिया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का, वो अपना दायित्व निभाना चाहिए। और जो बात कही अमलेंदु जी, किरण रिजिजू ने, कि उनको समझ में ही नहीं आया कि राहुल गांधी क्या करना चाह रहे थे, तो राहुल गांधी बार बार ट्वीट भी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं हिंदी में ट्वीट। इतनी समझ कमजोर क्यों है किरण रिजिजू की? वो बता रहे हैं कि हमने इसका मतलब संसदीय कार्य मंत्री का कार्य करने लायक नहीं है। अगर राहुल गांधी के आधे घंटे के भाषण में आपको समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं, तो बहुत कमजोर आपका दिमाग है। इसका मतलब आप संसदीय कार्य मंत्री के लायक नहीं है। आप अपनी अक्षमता जो खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो मोदी जी को चाहिए इनको तुरंत बदलें, दूसरा कोई कायदे का संसदीय कार्य मंत्री लेकर आए जो समझ सके कि नेता विपक्ष जो है वो क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। सीधे सीधे जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? तो अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो ये आपकी समझ का फेर है इसका मतलब। लेकिन राहुल गांधी ने उनके समझ के लिए, उनकी सहूलियत के लिए अब बार बार अपने भाषणों की क्लिप निकालकर बता रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या हमारी मांग है। यही बातें हमने पार्लियामेंट में, लोकसभा में कही थी। एक और ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और लिख रहे हैं कि कैसे होगा चुनाव सुधार, वैसे ही जो हम बार बार कह रहे हैं। और उसमें उन्होंने अपने भाषण की क्लिप भी लगाई है। पहला, चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला काला कानून तुरंत वापस लिया जाए और विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लगाई जाए। सरकार ये सुधार नहीं चाहती, मगर हम हर हाल में ये बदलाव लाकर रहेंगे। जी बिल्कुल। अब ये कहा उन्होंने, कल अपना भाषण भी जो था उन्होंने जब दिया था उसी की क्लिप भी उन्होंने इसको साझा की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई ये कहीं चले भी जाएंगे तो आप निश्चिंत रहिए, हम सरकार में आकर ये कानून बदल देंगे और पिछली डेट से हम कानून बनाएंगे इनको सजा देने का। तो यानी राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार को सजाएं मिलेंगी, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। ये राहुल गांधी ने सीधा सीधा बताने का काम किया है कि ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार बचकर नहीं जाने पाएंगे, चूंकि ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। तो इनका नाम लेके कि इन दोनों ने ही सबसे ज्यादा गड़बड़ की है, तो इनको सजाएं मिलेंगी ये जो गड़बड़ कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि वोट चोरी से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये देशद्रोह कर रही है, साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा। अब इतनी सी बात भी किरण रिजिजू की समझ में नहीं आ रही है कि वोट चोरी जो है वो सबसे बड़ा देशद्रोह है, तो फिर ऐसे संसदीय कार्य मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष के सभी नेताओं को यह समझ में आ गया है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वहां पर संसदीय कार्य मंत्री के समझ में कुछ नहीं आया है। खैर, उसके लिए भी राहुल गांधी अब उसको अपना सोशल मीडिया जो ट्विटर है उस पर बार बार लिख कर बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ें, ये बातें कही हैं। वहां पर आप देख लीजिए, एक बार फिर से उसको देख लीजिए। खैर, जो वोट चोरी को लेकर फंसी हुई है सरकार, और SIR को भी वोट चोरी का एक टूल माना जा रहा है, और विपक्ष तो सीधे सीधे कह रहा है कि पूरा का पूरा जो चुनाव आयोग है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो वोट चोरी का एक टूल बने हुए हैं सरकार के लिए। सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है अपने पक्ष में। उसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, और क्या कुछ कहा है वो हम सुनेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा, दिलचस्प होगा कि गृह मंत्री अमित शाह क्या जवाब देते हैं। कहीं वो भी नहीं ये कह दे कि हमारे भी समझ में नहीं आया कि आखिर विपक्ष सवाल क्या पूछना चाहता है। बिल्कुल समझिए, विपक्ष सवाल क्या पूछना चाहता है, कहीं वो भी ये कहने तो अमित शाह की भी समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्वान वहाँ मोदी जी हैं। उनसे ज्यादा विद्वान तो पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई है नहीं। तो मोदी जी ही इतने ज़्यादा विद्वान हैं, तो मोदी जी की समझ में पता नहीं कुछ आया कि नहीं आया। हालांकि वंदे मातरम को वंदे भारत कई बार कहा मोदी जी ने। वो वीडियो हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से वायरल हो रही है वो क्लिप, जो है सुप्रिया श्रीनेत ने उसको ट्वीट किया, वो दिखाया जा रहा है। लेकिन समीर जी, जो भी है, भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि भाई जो चुनाव आयोग है ये निष्पक्ष नहीं है, इसकी कार्यप्रणाली जो निष्पक्ष नहीं है, और अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिससे इसको प्रमाणित किया जाता है। इसीलिए पूरा देश जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़ा है और इस सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा है, ये कहना है भूपेश बघेल का। सुन लेते हैं क्या कहा है भूपेश बघेल ने। कल चुनाव आयोग और चुनाव आयोग दोनों के खिलाफ लोकसभा में बोला है इसी तरह। देखिए, सीधी सी बात यह है कि
चुनाव आयोग की कार्यशैली है वो निष्पक्ष नहीं है और अनेक उदाहरण देके इसे प्रमाणित किया जा चुका है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। उसकी नियुक्ति से लेकर उनकी कार्यशैली तक और उसके जो सरकार ने जो अभयदान दिया है उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकता, कोई कार्रवाई नहीं हो सकता, उस सुरक्षा कवच में उसे रखा गया है और इस कारण से वो मनमानी निर्णय सत्ता पक्ष के हित में ले रहे हैं, जिसके खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। और उसके अभिव्यक्ति के रूप में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में बात कही है। आखिर जो डुप्लीकेट वोटर कहां से आ जा रहे हैं, लाखों की तादाद में 25 लाख वोट हरियाणा में आए और उसी प्रकार से कर्नाटक के उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण हैं जिसके कारण से चुनाव प्रभावित हो रहा है। और जो संविधान प्रदत्त अधिकार हमें कि प्रत्येक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार है, तो मतदाताओं के अधिकार की चोरी हो रही है। ये चोरी नहीं है, डकैती है, प्रजातंत्र की डकैती की जा रही है। ये महत्वपूर्ण बात है और इसमें निष्पक्षता दिखाने के लिए अब निर्वाचन आयोग, जब लोकसभा में सारे वक्तव्य आ गए हैं, तो निर्वाचन आयोग कुछ तो बोले, कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई किसी प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। तो यहाँ ये किसकी आखिर जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग किन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है और अब संसद में ये बातें सारी आ गई हैं, तो क्या जवाब मिलता है? क्या कोई इसका निराकरण निकलता है? क्या कोई हल निकलता है? वंदे भारत, माफ कीजिएगा मेरे मुंह से भी वही निकल गया, वंदे मातरम पर जो ये चर्चा हुई है, आखिर उसका क्या निष्कर्ष निकला? और क्या कहीं एसआईआर का, और वंदे मातरम पर तो कोई निष्कर्ष निकलना भी नहीं था जी। निकला समीर जी, वंदे मातरम पर निष्कर्ष निकला है कि पूछा गया आरएसएस के उन 4 लोगों के नाम बताओ जो वंदे मातरम गाते हुए जेल गए हो अंग्रेजों के समय में। तो 4 क्या एक नाम नहीं है? तो 4 कहां से बताएंगे? 4 तो बहुत ज्यादा पूछ लिए गए। हाँ, ये निष्कर्ष तो निकला कि बेनकाब संसद में भी हुआ, संसद में भी आरएसएस पे अच्छे तरीके से बेनकाब हो गया। मोदी जी ने पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी जो आरएसएस से पूरी कर ली। इतनी बेइज्जती आरएसएस